कि मैरिज को हम कैसे देखें। वो तो आप सभी लोग कहेंगे कि सेवन्थ हाउस को उठाइए, उसके लॉर्ड को देखिए कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है। ये एक सामान्य तरीका है जो मैक्सिमम हम सभी लोग अपनाते हैं। ये गलत नहीं है, पर ये पूरा भी नहीं है। तो इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि शादी को चलाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उनकी एक लिस्ट बना ली जाती है। फिर D1 में आपको दो चीजें निकल करके आती हैं। एक होती है भाव की ताकत, कि भाव कितना बली है। और एक होती है ग्रह की ताकत। ग्रह की ताकत पर तो मैंने बड़ा जोर दिया है आपको इस क्लास में, कि ये चेक करो कि आपका जो प्लेनेट D1 चार्ट में बैठा हुआ है वो D9 में कहाँ पर प्लेस्ड है। पर जो हम ये प्लेसमेंट देख रहे हैं, ये ग्रह की ताकत के लिए देख रहे हैं। पर हम कहीं ना कहीं भी एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, वो है भाव की ताकत। भाव की ताकत हमें कैसे परिणाम देगी और कैसे नवमांशा का उसमें उपयोग होता है, उसको भी सरलता से हमें समझना होगा। हमें ये चीज भी समझनी पड़ेगी, हमें भाव और कारक, फिर से बोल रहा हूं, भाव और कारक, ये दोनों चीजें मिलकर के हमें परिणाम देती। भाव से हमारे को ये पता चलता है इस हाउस से हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्राप्त होंगी हमें अपने जीवन में। पर ये तो एक बहुत बड़ा बात होगी कि हमें ये सब चीजें प्राप्त होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में जो पंचम भाव बताता है, वो मेरी कुंडली में भी पंचम भाव वही बातें बताता, सारी की सारी सभी बातें बताएगा। जैसे अंकुश के कुंडली में पंचम भाव में जो जो बातें आएंगी, वही मेरी कुंडली में भी पंचम भाव से वो बातें आएंगी। कुछ भी 1% भी ना प्लस होगा ना माइनस होगा। ये तो है भाव। पर क्या जो अंकुश को पंचम भाव के परिणाम प्राप्त होंगे, क्या वो मुझे भी प्राप्त होंगे? तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है साहब? हो सकता है अंकुश के 3 अफेयर हुए हों, आपका कोई भी अफेयर ना हुआ हो। शक्ल देख के बता दिए भाई एक भी अफेयर नहीं हुआ होगा। समझ रहे हो बात को? तो हम कहेंगे ये बात अधूरी रह गई, क्योंकि हमने कारक को नहीं जोड़ा। हमने कारक का उपयोग भली भांति दाल है। आना चाहिए। जब तक हम किसी भी भाव के साथ कारक ग्रह का उपयोग बहुत सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो हम अच्छे परिणाम भी नहीं निकाल पाते हैं। कारक का मतलब जो जो चीजों को अवेलेबल करा दे। जैसे प्रेम, मैं एग्जाम्पल प्रेम संबंध का दिया तो हम यहीं से चलते हैं कि जैसे मान लो पंचम भाव का स्वामी अंकुश की कुंडली लेते हैं, जो कि फेक कुंडली बता रहा हूं मैं, क्योंकि अंकुश का मेष लगन नहीं है। मेष लगन की कुंडली मान लो, और पंचम भाव का स्वामी क्या हुआ? सूर्य हुआ। अब सूर्य को हमने क्या करना है? एक तो ये स्थिति कि आप तुरंत कहो कि पंचम भाव का स्वामी फला भाव में बैठा हुआ है, तो इससे पंचमेश ये बना। ये एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, मोटा मोटा सा ऑब्जर्वेशन है। बट अगर आपको सटीकता में जाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि पंचम भाव का स्वामी जो कि सूरज है, वो नवमांश कुंडली में कहां पर बैठा हुआ। आप सपोज करो नवमांश कुंडली में वो केंद्र या त्रिकोण में नहीं बैठा, अपितु छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा, तो इसका क्या मायने हुआ?
इसका सिंपल मायने हुआ, पंचम भाव ने जो परिणाम देने थे, पंचम भाव ने जो परिणाम देने थे, वो परिणाम उसे पूरी तरह से नहीं प्राप्त होंगे, या आधे अधूरे प्राप्त होंगे, या बहुत बहुत स्ट्रगल के बाद इसे पंचम भाव के परिणाम प्राप्त होंगे। पर पंचम भाव में से भी प्रश्न उठे कि कौन सा परिणाम। तो हम यहां पर कहेंगे पंचम भाव से जितनी भी चीजें आती हैं सभी की सभी होंगी। इसका मतलब ये निकला। पर क्या ऐसा ही होगा? तब यहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि पंचम भाव से संतान भी आती है, पंचम भाव से प्रेम भी आता है, पंचम भाव से क्रिएटिविटी भी आती है, पंचम भाव से भक्ति भी आती है। अब ये तीन चार चीजें हैं और सभी की सभी अलग अलग हैं। तो यहां पर आपको हर चीज को पता करने के लिए उसके साथ एक कारक ग्रह का उपयोग करना पड़ेगा। अगर उसका उपयोग नहीं करना आएगा तो आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे। हम मान के चलते हैं कि अंकुश का पंचम भाव का स्वामी सूरज अष्टम भाव में चला, बिल्कुल कमजोर कर दिया। अब प्रश्न उठता है, अंकुश मुझसे प्रश्न पूछता है, क्या मेरे जीवन में प्रेम प्राप्त होगा, किसी लड़की का प्रेम मुझे मिलेगा? तो अब यहां पर हमें कारक का उपयोग करना पड़ेगा शुक्र का। शुक्र इज द गॉड ऑफ लव, उसका उपयोग करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे साहब? उस शुक्र को देखना है कि वो D1 चार्ट में कहाँ बैठा है। D1 में जहां मर्जी बैठा हो, वहां पर बैठ करके तो वो केवल प्रॉमिस कर रहा है। पर D9 में कहां पर बैठा हुआ है? D9 में जहां पर बैठा होगा, आपको उसको देखना है। आपने देखा यार, ये जो प्रेम का ग्रह है, ये तो कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। कहाँ पे? नवमांश कुंडली में। तो हम कहेंगे देखो, पंचम भाव अंकुश का बेशक अष्टम भाव में बैठा हो, पंचमेश, पंचमेश बेशक अष्टम में बैठा हो, पर कारक ग्रह वो पंचम में बैठा है, ट्राइंस में बैठा है। और ट्राइंस का सिद्धांत क्या था? आप पॉइंट समझ रहे हो? ट्राइंस का सिद्धांत ये था कि जो भी ग्रह ट्राइंस में आएगा वो खूब फलेगा फूलेगा, यानी कि आपको जीवन में वो बड़ा स्मूथली प्राप्त हो जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपके दिमाग में आया यार, ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो गई। एक तरफ तो प्रेम का ग्रह नवमांश में जाके डूब गया, पर कारक तो तैर रहा है, कारक तो ट्राइंस में आ गया है। तो इसका मतलब क्या समझे? क्या हम ये समझे कि प्रेम मिलेगा पर इसमें स्ट्रगल आएगा बहुत ज्यादा, या इसमें मिले कि प्रेम मिलेगा ही नहीं? तो आपको ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि जो नवमांश कुंडली है वो हमें क्या बताती है कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो यहां पर आंसर आएगा, अंकुश को प्रेम मिलेगा, स्मूथली मिलेगा। परंतु अंकुश जैसा प्रेम को महसूस करना चाहता है, जिस लेवल पर महसूस करना चाहता है, जितनी ज्यादा मात्रा में चाहता है, उसको वो मात्रा, उचित मात्रा नहीं प्राप्त होगी। अगर मान लो अंकुश मुझसे पूछता है कि प्रेम मिलेगा, ये आपने कहा, पर कितना मिलेगा, हाउ मच? क्या मैं बिल्कुल ब्लेस्ड रहूंगा लव से? क्या मुझे दिन रात प्रेम मिलेगा? दिन रात प्रेम का मतलब वो मेरी जो साथी होगी, क्या मुझे सुबह दोपहर शाम मेरा केयर तीनों टाइम करेगी? क्या वो मुझे हमेशा मुझे कहेगी कि खाना खाया कि नहीं खाया, आपने ये किया कि नहीं किया, ये हुआ कि नहीं हुआ? मेरा हमेशा मेरी चिंता रहेगी, मेरे को बहुत प्रेम करने वाली होगी।
क्या ऐसा ही होगा क्या? अब जब भी बात आएगी हाउ मच, कितना, ये भाव की ताकत बताएगी कि कितना, हाउ मच। अगर सोच करो पंचमेश भी नवमांश कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, वैसे में शुक्र तो बैठा ही है त्रिकोण में, तो हम कहेंगे अंकुश जैसा आप चाह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा, यहां पर प्रेम की कोई भी कमी नहीं हो। पर तुरंत क्वेश्चन बदल जाता है, समझी का नवमांश का उपयोग कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया अंकुश का कि सर ऐसा है, मैं तो भक्ति करना चाहता हूं और मुझे बताओ मैं भक्ति कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन चेंज। क्या भक्ति के लिए अब हम शुक्र ग्रह का उपयोग करेंगे कारक के रूप में? बताइए। भक्ति भी पंचम से आ रही है, प्रेम भी पंचम से आ रहा है। क्या अब हम भक्ति की शक्ति देखने के लिए या गुरु का उपयोग करेंगे या शुक्र का ही उपयोग करेंगे? ये है ज्योतिष में थोड़े थोड़े ट्विस्ट। जब हम किसी एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ चलते हैं ज्योतिष में कि ये ग्रह यहाँ पे, ये ग्रह यहाँ पर, इसका इसका कॉम्बिनेशन, इसका इसका, तो ये रिजल्ट मिलेगा, ऐसे रिजल्ट आता ही नहीं। उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो भक्ति कैसे देखी जाती है? भक्ति कौन से प्लेनेट से पता चलता है? कौन है गुरु से। कारक व्यक्ति का? मून, केतु और कौन है? केतु और चंद्रमा, गुरु। केतु। केतु चंद्रमा, भक्ति थोड़ी है, हैं? जुपिटर। चंद्रा। जुपिटर। जुपिटर। भक्ति कौन है? गुरु का दिया हुआ ज्ञान भक्ति, भावना भक्ति है, भावना भक्ति है। धर्म सूरज है, यहां पर समझना। तो आपने गुरु को देखना होगा कि पंचम भाव में गुरु की क्या स्थिति बनी हुई है। पॉइंट मेरा समझ रहे हो आप? अब उसी को हम, भक्ति चलो छोड़ दो, अगर हम कहें जी संतान के विषय में क्या कहेंगे, तो संतान का कारक कौन है? फिर जुपिटर है, फिर गुरु है। पंचमेश नवम भाव में कहां पर बैठा है और गुरु कहां पर बैठा हुआ है? पॉइंट, मेरी पॉइंट को समझ पा रहे हो आप? अगर एक विवाह की बात को हम करते हैं तो हम क्या करते हैं? सप्तम भाव को उठाते हैं। सप्तम भाव का स्वामी आपकी जन्म पत्रिका में जहां पर भी बैठा है वो ये बता रहा है कि ये क्या प्रॉमिस कर रहा है और कैसा रहेगा, उसका एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा है। वो अपनी बात को कह रहा है और ये चीज बाहर वाला देखेगा, जो आपको दिख रहा है, आपके नजदीकी है या आपको जानता है, वो ऐसा महसूस करेगा कि आपकी मैरिज लाइफ ऐसी है। सोच करो, सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चला गया, तो क्या ये अच्छा हुआ? ये अच्छा नहीं हुआ। जब भी आप बैठ के पति पत्नी बातचीत करोगे तो थर्ड आदमी ये समझेगा यार इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। कौन समझ रहा है? थर्ड आदमी ये समझ रहा है। ये आपका वो पॉइंट है जो दिखाई दे रहा है किसको? दूसरे को। पर एक फैक्टर वो है कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आप इसको लड़ाई मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? इसको झगड़ा मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? कि जब आप आपस में बात करते हो, कोई थर्ड पार्टी बैठी होती है, तो क्या कहते हो आप? यार मेरी तो वाइफ ने ना बार बार बेइज्जती कर देती है, यार ये भी नहीं देखती कि मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है या कौन बैठा हुआ है। कोई ऐसे बात करते हैं, आप उसे कैसे समझते हो? तो उसको समझने के लिए आपको जाना होगा, आपके सप्तम भाव के स्वामी को देखो कि वो नवमांश कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है। क्या वो ट्रायंगल में बैठा हुआ है, मीन्स ट्राइंस में बैठा है, या केंद्र में बैठा हुआ है, या फिर 6 8 12 में बैठा हुआ है? अब देखो इनमें बड़ा अंतर आएगा।
अगर सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में 6, 8, 12 में बैठ गया, आपकी पत्नी कितना ही मीठा बोल ले, कितना ही अच्छा बोल ले, कोई ना कोई शब्द आपको ऐसा फील होगा, कोई ना कोई इसकी हरकत ऐसी फील होगी, आपको लगेगा यार ये तो बेइज्जती हो। कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता कि आपस में दोनों के संबंध में वो एक दूसरे को कैसे बात करते, कोई मायने नहीं रखता। थर्ड पार्टी के सामने वो दोनों कैसे बात करते बहुत मायने रखता है। और उससे भी ज्यादा मायने रखता है कि वो दोनों कैसा एक दूसरे से महसूस करते हैं जब वो किसी तीसरे के सामने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई स्टूडेंट मुझे आकर के कहे, मुझे अकेले में, हेलो मिस्टर सुनील, हाउ डू डू, क्या हाल चाल है, ठीक हो सर, यू आर यू गुड, मैं कहूंगा यार कोई बात नहीं, मेरा नाम ही तो लिया है, क्या फर्क पड़ गया। पर वही स्टूडेंट अगर 50 लोगों में कहे, हेलो मिस्टर सुनील, हाउ डू यू डू, भाई पहले भी वो तो ठीक ही बोल रहा था, अब उसने कौन सा नया बोल दिया, अभी वो वही बात बोल रहा है। वो यार ये देखो सारे तो गुरुजी बोल रहे हैं, ये मिस्टर सुनील बोल रहा है, तो मामला गड़बड़ हो गया। पर ये गड़बड़ मैं कब महसूस करूं, मैं जब महसूस करूंगा जब मेरा उस भाव का स्वामी नमांश कुंडली में अच्छी जगह पर नहीं बैठा होगा, तो मैं महसूस करूंगा गड़बड़ हो गया। अगर वो अच्छी जगह बैठा होगा, मैं कहूंगा यार बिल्कुल ठीक बोला, कोई गलत बात नहीं, मैं हूं मिस्टर सुनील। अगर मुझे कुछ और नाम से पुकारते तो मैं सोच में पड़ जाता। पॉइंट समझ रहे हो? झगड़ा कभी भी कहीं नहीं होता, सिर्फ झगड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के होता है। और हम अंडरस्टैंडिंग क्या चीज है, हम डीपली किस पॉइंट को कैसा महसूस करते हैं अपने लिए, सारा खेल उसी का है। अब हमारे हरियाणा में आप आओ, गांव में जाओगे, एक महिला अपने आदमी को तू तड़ाक करके बात कर सकती है, बड़े आराम से बात कर सकती है। पर हमारे हरियाणा में भी अगर कोई और अच्छे घरों में जाएंगे आप, तो वहां पर पति का नाम ही नहीं लेंगे। वो अपने बेटे को कुछ और तरीके से अपने कहेगी, अरे फलाने, तेरे पापा को ये कर क्या, तेरे पापा को ये बोल क्या। वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते, नाम भी नहीं लेंगे। तो ये एक कल्चरल पार्ट है। जहां पर नाम नहीं लेते, अगर वहां पर नाम ले लिया जाएगा तो हस्बैंड बुरा मान जाएगा, पार्ट ऑफ कल्चर है। परंतु कल्चर से भी ऊपर उठ करके एक बात है कि आप इंडिविजुअल फैक्टर पर क्या समझते हो। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि आपने अपने D1 चार्ट को D9 से सबसे पहले कनेक्ट करना सीखना है, फिर नवमांश के सूत्र लगाने सीखने। सबसे पहले D1 चार्ट में क्या उठाते हैं, D1 का लगन का लॉर्ड, लगन का लॉर्ड लेना है। कभी भी आपको मैरिज में, मैरिज कब होगी, कैसी होगी, जीवन साथी कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, मैरिज में डिले होगी कि डिनायल होगा, ईच एंड एवरीथिंग प्रश्न का जवाब जानने के लिए आपको जो स्टेप मैं बता रहा हूं, केवल उन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। आपको सारी चीजें आपके सामने स्पष्टता आनी लग जाएगी। जब आप D1 चार्ट का लगन का लॉर्ड की प्लेसमेंट नवमांश चार्ट में देखते हो, तो इससे पता चलता है आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपका इस संसार को समझने का जो नजरिया है, वो कैसा है। कहीं इसी में तो गड़बड़ नहीं, कहीं इस चीज में भी तो गड़बड़ नहीं है कि आप किस बात को गलत तरीके से ले जाते हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लगन का लॉर्ड छठे भाव में बैठ गया,
तो ज्योतिष के अनुसार क्या कहते हैं कि यार ये तो ठीक नहीं हुआ, लगन का लॉर्ड छठे में चला गया, ये बात ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्योरिटी की डिमांड करता है, दूसरे से प्योरिटी की डिमांड करता है, टू मच एनालिसिस करता है। यार इसके साथ तो रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो हर चीज को मापा तोली में लग जाएगा, इसके साथ मुश्किल हो जाएगा। पर वही लगन का लॉर्ड अगर नवमांश कुंडली में इंप्रूव कर जाए, मीन्स केंद्र में या त्रिकोण में चला जाएगा, तो क्या होगा, वो अपने स्वभाव को कुछ समय के बाद सुधार लेगा। देखो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको, इतने आसान तरीके से आप अगर कुंडली देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे एक बात और पता चली, इस आदमी में सेल्फ इंप्रूवमेंट की आदत है इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति जहां पर भी देखता है मुझसे गड़बड़ हुई है, वहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट कर लेगा, मतलब इम्प्रोवाइजेशन करने की इसके अंदर आदत है। अगर दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जिसका लगन का लॉर्ड दसम में बैठा है, या लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है, या लगन का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, या लगन का लॉर्ड नाइन्थ में बैठा है, आप अच्छी से अच्छी जगह बिठाओ, पर वही लगन का लॉर्ड नामांश कुंडली के अष्टम में चला गया, छठे में चला गया, 12वें में चला गया, वो व्यक्ति कहेगा जो मैंने कह दिया, जो मैंने सोच लिया वही करेक्ट है, तुम ही गलत हो। चार आदमी आकर के उसे समझा रहे हैं कि भाई साहब आपने तो गलती कर दी, ऐसा उस आदमी को तो नहीं बोलना चाहिए था। कहते भाई तुम भाड़ में जाओ, मैंने जो सोच लिया, मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक है। अब उसको उसके पिताजी भी समझा रहे हैं, फिर वो वही डायलॉग मारता है, अपन तो अपने बाप की भी नहीं मानते। इसका मतलब वो इम्प्रूवमेंट करने की कला उसमें नहीं है। और जिस आदमी में इम्प्रूवमेंट करने की कला नहीं होती, मैरिज को चलाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। इससे क्या पता चला आपको फर्स्ट हाउस से, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इससे आपको माइंड सेट पता चला। एक व्यक्ति का जीवन में सोचने का तरीका क्या है, नजरिया क्या है उसका, देख। गलतियां करना कोई पाप नहीं है, हम सभी गलतियों के ही पुतले हैं, हम रोज गलतियां करते हैं। पर अच्छा आदमी वो है जो गलतियों को सहज स्वीकार भी करता है और उनमें इंप्रूवमेंट भी पैदा करता है। दैट्स ए फर्स्ट हाउस। सेकंड स्टेप पे आप क्या देखने हैं, अच्छी मैरिज के लिए बता रहा हूं मैं, ये अच्छी मैरिज के लिए योग बता रहा हूं आपको। कैसे पता लगाओगे कि मैरिज बहुत अच्छी है? अगर लगन का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है D9 चार्ट, पहला सूत्र। दूसरा, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड D9 चार्ट में वेल प्लेस्ड है, इसका मतलब बंदा बहुत क्रिएटिव है, बड़ा आर्टिस्टिक है, एंटरटेनमेंट को लाइक करता है, एंजॉय को लाइक करता है, प्रेम करने की कला, ध्यान से समझना, प्रेम करने की कला पंचम भाव से ही पता लगती है। जब हमारा पंचम भाव कमजोर हो जाता है तो हम कई बार प्रेम क्या है उसको भी नहीं समझ पाते, आर्ट ऑफ लव हमारे समझ से बाहर आ जाती है। हम सामने वाले को पैम्पर करना ही नहीं जानते, पैम्पर करने की कला हमें पंचम भाव देता है। और हमारा जीवन साथी यही तो चाहता है कि हमारा स्पाउस हमें पैम्पर करे। चाहे हस्बैंड चाहता है कि वाइफ मुझे पैम्पर करे, वाइफ चाहती है हस्बैंड मुझे पैम्पर करे, यही तो है पति पत्नी के बीच में। इट्स मीन फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर उसका लॉर्ड D9 चार्ट वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छे मार्क हैं, यानी व्यक्ति को प्रेम करना भी आता है, केवल शादी नहीं करनी आती, प्रेम करना भी आता है। थर्ड फैक्टर इज द सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर नवमांश कुंडली में वेल प्लेस्ड होकर के बैठेगा, तो सेवंथ हाउस क्या बता रहा है? सेवंथ हाउस आपको सेवंथ प्रोमिसेस बता रहा है।
सात वचन बता रहा है। क्या आप इस काबिल हैं कि सातों के सात वचन को आप बाइंड करके रख सकते हो बॉन्डिंग के साथ? अगर वो गड़बड़ है तो इसका मतलब कोई भरोसा नहीं, कब तक चलेंगे ये वचन, कब तक नहीं चलेंगे, कोई भरोसा नहीं। सेवंथ का लॉर्ड पार्टनरशिप की भावना को बताता है। पार्टनरशिप की भावना क्या होती है? आज वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं अपने आप ही काम करूंगा। अपने आप आया, उसने काम किया, वाइफ के लिए भी वो किया। उसको बोला चलो मैं आपको डॉक्टर के पास दिखा करके लाता हूँ, आपको दवाई दिलाता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आपको वो करता हूँ, आपकी केयर करता हूँ। ये क्या भावना है? पार्टनरशिप की भावना है कि यार ये भी मेरे काम आती है, दिन रात मेरे लिए काम करती है, आज मैं इसके लिए काम करूंगा। और उसके लिए कभी भी नहीं बताया जा रहा कि देखो मैंने उस दिन आपके लिए काम किया था। ये है पार्टनरशिप की भावना। सेवंथ हाउस आपको पार्टनरशिप की भावना से ओत प्रोत करता है। अगर आप में पार्टनरशिप की भावना ही नहीं है, अगर केवल मैं ही मैं हूं, तो शादी नहीं चलेगी। उसमें तो दो होते हैं ना शादी में, और अगर मैं ही मैं करोगे तो शादी ब्रेक हो जाएगी। एंड उससे भी बड़ा फैक्टर क्या है? वो है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपको बताता है शादी को चलाने के लिए जो भगवान को आशीर्वाद आपको चाहिए, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, वो आपको अवेलेबल है कि नहीं है? वो देखिए नाइन्थ का लॉर्ड D9 चार्ट में वेल प्लेस्ड है कि नहीं है? अब आप में से कोई कहेगा जी ये नवम भाव कहाँ से ले आए शादी के बीच में? अभी तक तो हमने पढ़ा ये भाग्य है, ये प्रमोशन है, ये पिता है, ये बॉस है, ये कैरियर है। आज आप कह रहे हो ये तो शादी का आशीर्वाद है। यस, नाइन्थ हाउस धर्म है, और धर्म का जो लाभ है वो ही विवाह है। अगर आप नाइन्थ हाउस को गिनना शुरू करें सेवंथ हाउस तक, तो नंबर 11 आता है। यानी कि धर्म का लाभ विवाह होता है। और सेवंथ हाउस को पंचम तक गिनेंगे तो भी 11th आता है। यानी कि विवाह का जो फल है, विवाह का जो लाभ है, वो संतान होता है ना? कितना प्यारा सूत्र। तो इसी तरह नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को देखो कि इसकी प्लेसमेंट कैसी है, कैसी नहीं। अगर ये अच्छी है तो आपकी मैरिज लाइफ में कितने मर्जी उतार चढ़ाव आ जाएं, आपसी रिलेशनशिप को लेकर के कितनी टकराहट पैदा हो जाए, बेशक ये परमात्मा का आशीर्वाद कभी टूटने नहीं देता दोनों को, दोनों में ब्रेक नहीं लेकर के आता। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी हम इन चार बिंदुओं पर विशेष करके ध्यान देते हैं तो उनके कारकों का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर पहले भाव को देख रहे हैं तो सूरज को देखना ना भूलें नवमांश कुंडली में। अगर पंचम को देख रहे हैं तो गुरु को देखना ना भूलें आप नवमांश कुंडली में। अगर आप सप्तम को देख रहे हैं तो शुक्र को देखना ना भूलें। नवम को देख रहे हैं तो फिर गुरु को देखना ना भूलें। इस प्रकार से भाव के स्वामी के साथ कारक का भी उपयोग बेहतरीन तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं। आप एक एक चीज को समझने लग जाएंगे कि ये चीज कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती। अब इन चार चीजों में एक व्यक्ति कहता है कि देखो ऐसा है, ये तो आपने बड़ी बड़ी सभ्य बातें कर दी, बड़ी आध्यात्मिक टाइप बात कर दी, पर मैरिज में तो फिजिकल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल का अदा करते हैं, आपने उनके बारे में कोई बात ही नहीं कही है। और पूरा विज्ञान कहता है, पूरा मनोविज्ञान कहता है कि बिना फिजिकल रिलेशनशिप के मैरिज को बहुत अच्छे ढंग से सरवाइव करना मुश्किल है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें संबंध कैसे मिलेंगे? तुरंत आप आइए अपने 12वें भाव के स्वामी।
12वें भाव का स्वामी अगर D9 चार्ट में अगर वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उन दोनों के फिजिकल रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगर वो वेल प्लेस्ड है तो ये चीज बहुत अच्छे से जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, दो लोगों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते, अच्छी तरह से नहीं मिलते, पर जब फिजिकल रिलेशन की बात आती है तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं और मैरिज चलती रहती है। तो ये है 12वें भाव की ताकत। 12वां भाव किस तरीके से असर करता है, इससे ये भी पता चलता है ऐसा तो नहीं कहीं पुरुष या स्त्री किसी रोग का शिकार हो जाए, किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से, लंबे हेल्थ इश्यूज की वजह से पति पत्नी के बीच में अच्छे फिजिकल रिलेशन नहीं है, ये भी हमें पता चलता है। तो ये सारा फार्मूला जो ड्राइव होगा ये D1 चार्ट से ही होगा। और सीधा हम नवमांश कुंडली पर चले जाएं। बाकी तो मैंने विवाह के बारे में, नवमांश कुंडली में काफी ज्यादा आपको बताया ही बताया है। और पिछली क्लास में बड़ा प्यारा सूत्र बताया था, अगर आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव को पता करना है, और ये उत्सुकता खास करके उन लोगों में होती है जिनका अभी विवाह नहीं हुआ, लड़के या लड़की, अविवाहित लड़के या लड़कियों में अक्सर ये प्रश्न होता है कि आचार्य जी मेरा होने वाला जीवन साथी कैसा होगा। तो मैंने टेक्निक बताई, D9 चार्ट का जो 7th हाउस है उसी को फर्स्ट हाउस बना लीजिए, उसको फर्स्ट हाउस बनाएं और वो जो कुंडली बनेगी वो आपके जीवन साथी के रूप को ही पर स्पष्ट करेगी। और वहीं से आप ईच एंड एवरीथिंग के बारे में वहां से पता लगा सकते हैं। है ना कितनी आसान टेक्निक। किसी को इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, मैंने मैरिजेस के बारे में भी बताया, 2 मैरिज, 3 मैरिज, 4 मैरिज के बारे में, कि पहली मैरिज कैसे देखते हैं। पहली मैरिज अगर आपको, सीधा मैं नवमांश चार्ट से बता रहा हूं, पहली मैरिज कैसी है, कैसी रहेगी, कैसी चलेगी, ये नवमांश के सप्तम भाव से पता चलता है। वहां पर भी भाव, भावेश और कारक का इस उपयोग करें। भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है, यानी 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर ट्राइन्स में आया है या केंद्र में आया है, कितना मजबूत होकर के बैठा हुआ है, इस चीज से पता करें कि 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है। सेकंड मैरिज कुंडली के 2nd हाउस से पता करें। ये लोगों का बड़ा प्रश्न होता है जी, सेकंड मैरिज किस भाव से देखें। मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था कि क्या सूत्र बनता है कि क्यों हम 2nd हाउस से देखते हैं। मैं बाइंड वो कर रहा हूँ, नवमांश को फटाफट फटाफट करता जा रहा हूँ। तीसरी मैरिज को हम 9th हाउस से देखते हैं और चौथी मैरिज को हम 4th हाउस से देखते हैं। इस तरह से आप मैरिज को आगे से आगे देख सकते हैं। पर ये देखने की आवश्यकता, ये प्रश्न कब उठेगा कि दूसरी मैरिज, तीसरी मैरिज, ये कब उठेगा? जब आदमी का पहली मैरिज में ब्रेक हो जाता है, पहली मैरिज डैमेज हो जाती है किसी भी कारण से, चाहे वो डिवोर्स से हो जाए, चाहे वो स्पाउस का डेथ हो जाए, किसी भी कारण से हो जाए, तो ये प्रश्न उठता है, आचार्य जी क्या मैं सेकंड मैरिज करूं तो क्या मुझे सुख प्राप्त होगा सेकंड मैरिज का? तो आपको अब 2nd हाउस को लगन का लॉर्ड बना, देखो बड़ा अच्छा टेक्निक है। नवमांश कुंडली के 2nd हाउस को लगन का लॉर्ड बना और मैरिज कैसी चलेगी,
बिल्कुल वैसे के वैसे बता दो, वहीं से पता चल जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करेगा? कारक ग्रह शुक्र। अगर नवमांश कुंडली में शुक्र पिट गया, शुक्र कमजोर हो गया, और सेकंड हाउस भी गड़बड़ है, तो आपका ये सेकंड मैरिज भी खराब होगी। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा सेकंड खराब होगी तो फिर थर्ड करें तो? थर्ड में क्या रहेगा? अगर शुक्र खराब है तो उन्हें बताएं, थर्ड करें चाहे फोर्थ करें चाहे फिफ्थ करें, भाई मैरिज में गड़बड़ है। तो यहीं रुकना है, यहीं रुक जाओ, आगे मत दौड़ लगाओ। ये होती है कारक ग्रह की ताकत। क्या बना सूत्र? अगर कारक ग्रह गड़बड़ है नवमांश कुंडली में, तो मैरिज दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो। अब समझदार पुरुष या समझदार स्त्री क्या करती है? वो कहती है एक ही ठीक है, हमने कहीं ब्रेक लेना ही नहीं, हमने डिवोर्स लेना ही नहीं। इस आदमी ने भी परेशान करना है, दूसरे ने भी परेशान करना है, तो यही ठीक है, इसी को चल ले। ये है शुक्र की पावर। इसीलिए मैंने आपको क्लास में बताया था, नवमांश कुंडली में दो ग्रह कारक हो, D9 चार्ट के दो ग्रह कारक हो, एक शुक्र और एक गुरु। अच्छा, किसी की 1 मिनट में ही देखनी है आपने कि इस आदमी की मैरिज का हाल क्या है, मैरिज में कैसा सुख मिल रहा है। और कुछ मत देखो, सारी चीज भूल जाओ। सप्तमेश कहाँ बैठा है, पंचमेश कहाँ बैठा है, छोड़ो। सिर्फ ओनली एंड ओनली वन प्लेनेट वीनस को उठा के देखो नवमांश में कहाँ बैठा है। अगर वो वेल प्लेस्ड है, अगर वो एग्जॉल्टेड है, अगर वो अपने खुद के साइन में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, ही इज एंजॉइंग, उसको दिक्कत नहीं आ रही। मैरिज एक हो रही है, दो हो रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसको पहली मैरिज में भी दिक्कत नहीं थी, सेकंड मैरिज हो गई तो सेकंड में भी उसको पूरा पूरा सुख मिल रहा है, थर्ड हो रही है तो थर्ड में भी पूरा पूरा सुख मिल रहा है, और अगर एक ही चल रही है तो उसको उसमें भी सुख मिल रहा है। देखो कमाल की बात। तो मैरिज कौन खराब करवा रहा है? भाव के स्वामी मैरिज खराब करवा रहे हैं। वो ब्रेक ला सकते हैं, पर शुक्र क्या है? ओवरऑल मैरिज के सुख को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बताऊंगा, ओवरऑल मैरिज में कितना सुख मिलेगा, ये शुक्र ग्रह ही बताएगा। सपोज करो किसी व्यक्ति का शादी हुई, देखो मैं अलग अलग सूत्र बता रहा हूं। किसी व्यक्ति की शादी हुई और वो शादी अरेंज मैरिज है, उसको पत्नी ऐसी नहीं मिली जैसी उसको एक्सपेक्टेड थी, तो मायूसी आएगी, परेशानी आएगी, कुछ दिनों तक भिन भिनाता हुआ घूमता रहेगा, यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, शादी ठीक नहीं हुई। सपोज करो उसका शुक्र लाभ भाव में बैठा है कुंडली के, नवमांश कुंडली में। शादी के कुछ समय के बाद वो ये महसूस करने लगेगा, यार लड़की तुझे पसंद है या नहीं पसंद है, पर इसके आने से तेरा एक तो भाग्य खुल गया, ऊपर से तू नौकरी में तरक्की करता जा रहा है, ऊपर से तेरा घर जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, यार ये सेवा बहुत अच्छी करती है, यार ये तेरा ना ख्याल बड़ा अच्छा रख रही है। तो थोड़े समय में उसको कहेंगे शादी के बाद प्यार हो गया। और एक समय ऐसा आ जाएगा, वो आदमी उस महिला के बगैर एक पॉइंट भी उसके बिना इजाजत के दाएं से बाएं नहीं करेगा, हर चीज उससे पूछ पूछ के करने लग जाएगा। ये होती है पावर वीनस की, यानी कि पावर कारक की। कारक किसी भी कारक ग्रह का जब आप नवमांश कुंडली में देखते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं, ग्रह को जब एज ए कारक आप नवमांश कुंडली के अंदर देखते हैं और वो उसकी स्थिति स्ट्रांग पाती है, तो ध्यान रखना, वो चीज उसको जीवन में सुख जरूर देती है, उसको उसका सुख जरूर मिलेगा।
हाँ जगदीश जी कुछ कह रहे हैं आप। हाँ सर, आपने बताया कि सेकंड मैरिज के लिए सेकंड हाउस को लगना बनाया, सर थर्ड के लिए आपने बोला नाइन्थ हाउस को बनाने का। जी जी बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। और और वैसे जगदीश जी बनाने की आवश्यकता भी नहीं है देखा जाए तो, अगर आप उसको दिमाग में फ्रेम कर सकें तो। पर बराबर। अभी प्रैक्टिस नहीं है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं बना लो, ताकि उस भाव के रेफरेंस में कौन कहाँ पर बैठा हुआ है ये हमें पता लग जाए। बराबर है। अच्छा क्योंकि एक सूत्र ज्योतिष में क्या है कि हम ग्रह से भी देखते हैं कि कौन सी चीज हमें कैसे सुख देगी। जैसे अगर आपने नवमांश कुंडली के में ये देखना है कि मेरे शुक्र ग्रह से सप्तम भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ, मेरे शुक्र ग्रह से सप्तम में कौन बैठा है, शुक्र से पंचम में कौन बैठा है, शुक्र से नवम में कौन बैठा है, मेरे शुक्र से शनि किस स्थान पर बैठा है, मेरे शुक्र से सूरज किस स्थान पर बैठा हुआ है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। यानी कि मेरे मैरिज को अन्य प्लेनेट से क्या साथ मिल रहा है, क्या मैं जब शादी करूंगा गुरु की स्थिति क्या हो, यानी मेरे ज्ञान में क्या बढ़ोतरी होगी, मेरी वेल्थ में क्या बढ़ोतरी होगी। ये बात कैसे पता चलेगी, शुक्र से देखो गुरु किस कहां पर बैठा हुआ है। अगर वो उसकी प्लेसमेंट शुक्र के रेफरेंस में अच्छी नहीं है तो आफ्टर मैरिज गुरु से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। ये बड़ा प्यारा सूत्र है। शनि कैसे बैठा हुआ है, शनि मीन्स मेटलिज्म। आफ्टर द मैरिज मेटलिज्म मेरा लाइफ में बढ़ेगा घटेगा, मेटलिस्टिक चीजें मतलब मेटलिस्टिक चीजें मेरे जीवन में घटेंगी कि बढ़ेंगी, जैसे जमीन मकान वाहन लग्जरी, ये चीजें मेरे जीवन में कैसी रहेंगी। तो शनि कैसे बैठा हुआ है, क्या उसके ट्राइन्स में बैठा हुआ है वीनस के, वीनस के ट्राइन्स में कौन कौन शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, उससे पता चलेगा। ये शुक्र यानी कि शादी के बाद, शादी कह लो या रिलेशनशिप के बाद, या रिलेशनशिप के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। दैट्स इट, ये भी आप पता लगा सकते हो। नमांश कुंडली में जितनी गहराई में आप जाना चाहो जा सकते हो। ये एंडलेस टॉपिक है, एंडलेस। D9 में एट्थ में मेलेफिक का पाप ग्रह है, और सेकंड में भी कोई ग्रह है, तो आप कैसे किसी की कुंडली देख के बता सकते हैं कि तो भी आपका अगर, सेकंड मैरिज हुआ है या। नहीं नहीं सेकंड हुआ या नहीं हुआ ये हो बता सकते हैं सिर्फ इस आधार पर कि पहली मैरिज में अगर आपको डेंट दिखाई दे रहा है, पहली मैरिज आपको अगर अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो आप कह सकते हैं कि क्या ये दूसरी मैरिज है। क्योंकि वो दूसरी मैरिज अगर करेगा तो उसका क्या होगा ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर सेकंड मैरिज सेकंड हाउस से आ रही है और उस नवमांश कुंडली के एट्थ हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, आप कह सकते हो, और पाप ग्रह भी सेपरेटिव ग्रह, आप कह सकते हो सेकंड मैरिज में भी चैलेंज आएगा, वो चीज भी अच्छी नहीं रहेगी। पर उसकी जगह अगर वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ, या सेकंड का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो गया, तो आप कह सकते हो सेकंड मैरिज में आपके जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी। इस तरह से। थैंक यू गुरु। श्रीवस्ता साहब। Namaste, Guruji. Venus, the Karaka for marriage, in DN, if it is there in 11th house, in your PPT, you mention as punishment. That is, it is not good for the native. Venus, if it is there in 11th house in Navamsha. देखिए वो पनिशमेंट किसी और रेफरेंस में समझाया गया है, उसका
वो चीज वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया गया है। बट यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर वो ग्रह लाभ स्थान में आ गया तो कुछ चीजों को लाभ में कन्वर्ट कर देगा। पर 11th हाउस का जो लॉर्ड हो, 11th हाउस को पाप ग्रह माना जाता है क्योंकि वो छठे से छठा है। यानी आपने देखा होगा उसमें लिखा होगा 6th हाउस इज अ पेन और कष्ट या विकृति, ये लिखा करेक्ट होगा ना। करेक्ट अगर आप 6th करेक्ट। से 6th को काउंट करते हो तो एक सूत्र 11th। होता है भावम। भवत भावम का मतलब भाव से भाव की स्थिति, यानी कि ग्रह या भाव वहीं की वहीं उसी जगह पर अपना असर नहीं दिखाते, बल्कि भाव से भाव की स्थिति पर पहुंचने पर अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जैसे ये मान्यता है कि हम वैसे सामान्य तौर पे कहते हैं कि छठे भाव का स्वामी वहां बैठ गया तो ये रिजल्ट आएगा वो आएगा। पर एक्चुअल फैक्ट क्या है, छठे का फल देने की ताकत 11वें के पास है। छठे का फ्रूट्स 11वां देगा, चौथे का फ्रूट्स 7th देगा। पॉइंट समझ रहे हो? चौथे का फ्रूट्स कहां पर मिलेगा? 7th में। फोर्थ का क्या फ्रूट है? चौथे का क्या फल है? मानसिक शांति। ऐसे समझो, मानसिक शांति ये चौथे का रिजल्ट है। यानी हम उससे ये उम्मीद करते हैं। कहां पर मिलेगा? 7th में जाकर के मिलेगा। 7th क्या है? मानसिक शांति कब होगी? जब रोज की कमाई अच्छी हो, जीवन साथी अच्छा हो, यू विल गेट मेंटल पीस। आपकी कमाई दुनिया भर की है, जीवन साथी आपको बिल्कुल बेइज्जती पे बेइज्जती करता है आपकी दिन रात, तो आपकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। आप कहोगे क्या मेंटल पीस मिलेगी? नहीं मिलेगी मेंटल पीस। यानी वो चीज को खराब कर देगा, नष्ट कर देगा अगर वो अच्छा नहीं बना हुआ। तो ऐसे ही छठे का छठा है। इसलिए अगर छठे में कष्ट है तो 7वां सॉरी 11वां तो पनिशमेंट है। छठा क्या है? आपने कोई गलती की। छठे भाव को आप विकृति भी कह सकते हैं, यानी कि जो जो गलतियां करते हैं, गलतियां ही छठा है समझ लो आप। मिस्टेक्स ही छठा भाव है। जब जब हम मिस्टेक करते हैं तो छठे भाव में जाते हैं। खाना गलत खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, गलत पैसा ले लेंगे तो बीमार, तो हम कर्जे में दब जाएंगे, किसी से गलत बात कह बैठेंगे तो दुश्मनी आ जाएगी, झगड़ा कर लेंगे तो मुकदमे में फंस जाएंगे। जब जब गलतियां करते हैं तो हम छठे में जाते हैं। पर क्या छठा भाव हमें पनिशमेंट देता है? क्या नहीं देता है। छठा भाव हमें केवल दर्द देता है। पनिशमेंट तो मिलती है हमें 11वें भाव से, इसलिए उसे पापक भाव कहा गया है। अब ऋषि इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये तुम्हारे अंदर का लालच है 11वां भाव, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है। और हमारे सनातन धर्म में लालच को बहुत गलत माना जाता है। हर प्रॉब्लम के पीछे लालच को जिम्मेवार ठहराया गया। इसलिए कहते हैं हर गलती के पीछे कहीं ना कहीं 11वां भाव जिम्मेदार है। पॉइंट समझे? तो इसलिए वो पनिशमेंट है। पर अगर ग्रह उसमें बैठेगा, ग्रह खुद फायदे में आ जाता है, वो ग्रह का फायदा है। जैसे अगर शुक्र किसी का 11वें भाव में चला जाएगा नवमांश कुंडली में, उसको लग्जरी का प्रत्येक सुख प्राप्त होगा अगर आप शुक्र को लग्जरी से जोड़ते हो तो। अगर आप शुक्र को पत्नी के साथ जोड़ते हो तो उसको पत्नी का सुख अच्छे से प्राप्त होगा। पॉइंट समझ रहे हो? उसको लाभ मिलेगा। लाभ क्या है? वो फील कर रहा है मुझे फायदा है। कुछ लोग जीवन साथी को प्राप्त करने के बाद नुकसान महसूस करते हैं, कुछ लोग लाभ महसूस करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम तो बस धक्का मार के गुजारा कर रहे हैं, चलाना है इसलिए चला रहे हैं। तो सबका फीलिंग फैक्टर अलग है। हमेशा ध्यान रखना 11वां भाव ही हमें बताता है कि हमारी इच्छा के अनुसार हमें प्राप्त हुआ कि नहीं। इसीलिए इस 11वें भाव को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर बोला जाता है, गुरुजी, कि यानी कि इच्छा की पूर्ति। हाँ
बताए। गुरुजी, नाइन्थ हाउस धर्म के लिए विल सी ना, ninth house lord of D1, if it is placed in second house in Navamsha, second house is Bhoga house in Navamsha. So it is a contradictory, or it is not, it is negativity of negative इट्स Amsha नॉट or नेगेटिव, नेगेटिव ये कह सकते हैं श्रीवास्तव साहब कि ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, पर इसको हम नेगेटिव भी नहीं कह सकते। same is applicable for Lagna Lord also. Lagna Lord यस, placed सेम। in D. It is neutral, I can say neutral, or नॉट न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं कह सकते आप it is हम beneficial, इसको। Guruji. हाँ, इसको ये नहीं कह सकते, पर हम कह सकते हैं कि इसका पावर इतना नहीं बढ़ा जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। जितना मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पावर इंक्रीज नहीं हुआ प्लेनेट का, या हाउस के लॉर्डशिप का जो हमें मिलना था अच्छा परिणाम, वो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सेकंड में चला गया। एंड सेकंड हाउस ना केंद्र है ना त्रिकोण है, बट Correct. ये नेगेटिव हाउस भी नहीं है, इसलिए हम इसको Hmm. नेगेटिव जोन में भी नहीं रख सकते। Hmm. Okay, Guruji. हाँ Thank अभिलाषा you. जी। सर आई वाज वांटिंग टू आस्क, अगर वर्गोत्तम हो रहा है 6 से 12 में प्लैनेट्स, तो नवांश में जैसे शुक्र अगर है 12th में और 12th में ही चला गया, तो वर्गोत्तम प्लैनेट्स हाउ डज इट अफेक्ट इन 6 से 12? सबसे पहले तो कुछ चीजों को जब तक ये आपके सामने नहीं आती, उन पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ जब भी कंट्राडिक्शन हो, तो अगर जब ऐसे सूत्र आपको लाइव एग्जांपल मिलते हैं, तो आपको चीजें बहुत क्लियरिटी से समझ में आती हैं कि किसको ग्रह क्या चीज देखता है क्या नहीं देखता। शुक्र का वर्गोत्तम हो जाना बहुत अच्छी बात है, पर हम इसको किस कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं? क्या हम मैरिज लाइफ कैसी रहेगी इस कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं? तो ये इट्स नॉट गुड, ओके, क्योंकि हाँ, ये कारक अब हमने इसको बना लिया शुक्र को मैरिज का, वो तो 12वें में चला गया। सूत्र तो कहता है केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, 12वें में चला गया तो गड़बड़ हो गई। अब हम प्रश्न बदल देते हैं, हम कहते हैं हम ये नहीं चेक कर रहे कि इसकी मैरिज लाइफ कैसी है कैसी नहीं है, वो हमने नहीं चेक करना, आपके अनुसार तो अच्छी नहीं है, पर क्या इसको स्त्री का सुख क्या मिलता है, ये क्या महसूस करता है स्त्री के सुख के मामले में? ये कहता है यस मुझे स्त्री का सुख मिलता है। तो कोई उससे पूछे स्त्री में क्या सुख मिल रहा है तुम्हें, वो कहेगा मुझे फिजिकल रिलेशनशिप का सुख अच्छा मिल रहा है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बट मैरिज का मामला रखेगा तो नहीं। क्यों? क्योंकि मैरिज के पीछे धर्म खड़ा हुआ है। मैरिज वही अच्छी मानी जाएगी जो धर्म के अंडर में है, यानी कि धर्म के अनुसार जो रिलेशनशिप बनाया जाएगा वो ही मैरिज कहलाएगा, उसको ही मैरिज के उसके अंदर दायरे में लाया जाएगा। अदरवाइज बिना धर्म यानी धर्म विहीन मैरिज जो होगी, उसका प्रतिफल उत्तम नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, और उसका असर उनकी संतान पर पड़ेगा। बड़ा गहरा सूत्र है, उसका असर उनकी संतान पर पड़ेगा। आगे आने वाले समय में उसका असर उनकी संतानों को भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्र सभी के सभी ये कहते हैं कि हमें नेक चाल चलन रखना चाहिए, हमें धर्म की पालना करनी चाहिए। और लाल किताब तो चीख चीख के कहती है, हर चीज में कह देती है नेक चाल चलन रख। वो नेक चाल चलन के पीछे इसलिए रखती है क्योंकि वहां पर केतु ग्रह को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। लाल किताब में केतु ट्रेडिशन है, वैदिक ज्योतिष भी आगे कहता है कि हमें ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए। वो जुपिटर मानते हैं हम यहाँ पर कि बृहस्पति है, तो बृहस्पति ही धर्म है। और अगर और गहराई से देखना है तो आप ये देखो नवमांश कुंडली के अंदर बृहस्पति और शुक्र का आपस में क्या खेल चल रहा है, कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, यानी कि उसकी स्थिति कहां पर बैठी हुई, शुक्र की बृहस्पति से कहां बैठी हुई है, बृहस्पति की शुक्र कहां पर कितनी दूरी पे बैठा हुआ है, क्या वो केंद्र में है एक दूसरे के, या एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हुए हैं,
या बृहस्पति गुरु या बृहस्पति शुक्र को दृष्टि दे रहा है। केवल मात्र बृहस्पति भी अगर शुक्र के ऊपर दृष्टि दे देगा और शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर भी बैठ जाएगा तो मैरिज बच गई, मैरिज को बचा लिया जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन उठता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिज। स्ट्रॉन्गेस्ट मैरिज का मतलब है कि साहब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे, कोई भी कंडीशन हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, पर हमने अपनी मैरिज को तो बचाना ही बचाना है, हमने किसी के चक्कर में नहीं पड़ा है। ऐसे में पति पत्नी जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, पति पत्नी बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि हमारे डिस्प्यूट खत्म हो और हम एक हो जाए, और उनको मौका मिलते वो कर लेते हैं। तो यहां पर सूत्र आता है अग्नि सेव्स द मैरिज। अग्नि जो होती है वो हमारी मैरिज का बचाव करती है, और वो अग्नि होती है सूरज की। चेक करो नवमांश कुंडली में सूरज कहाँ बैठा है। अगर किसी भी व्यक्ति का सूरज नवमांश कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हुआ है, उस आदमी का इंक्लिनेशन जो होगा मैरिज को बचाने का होगा। बचाने का। अगर वो सूरज 6, 8, 12 में बैठ गया, या पाप ग्रह के साथ बैठ गया, या गड़बड़ बैठ गया, अगर उसकी वाइफ नाराज हो गई या उसका स्पाउस हस्बैंड नाराज हो गया, क्या भाड़ में जाने दे, अपन ने मनाना ही नहीं, इसका तो रोज रोज का ड्रामा है, अपन ने इससे बात ही नहीं करनी, कनेक्शन को कट करो। तो नवमांश कुंडली उस व्यक्ति के भीतर चलने वाले भाव को दिखाता है कि वो विवाह के बारे में कैसे विचार आ रहे। बड़ा इजी वे में सूरज को देखो, इंक्लिनेशन पता चल जाएगा, मैरिज बचाना चाहता है कि नहीं बचाना चाहता। अक्सर कई बार प्रश्न आ जाता है कि ये लड़ाई तो हो गई जी, झगड़ा तो हो गया, अलग अलग तो भाग गए, ये शादी डिवोर्स तो बचेगी नहीं कि नहीं होगा। बचेगी, अब कैसे पता करोगे। बेस्ट वे सूरज पकड़ लो। देखो आप जब कुंडली देखते हो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आगे जाकर के, अभी तो बड़ा भरपूर समय मिलेगा आप प्रैक्टिस करने के लिए, पर जब आप प्रोफेशनल देखेंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना ज्यादा, वहां आपको ये सेकंडों के हिसाब से पॉइंट देखने पड़ेंगे। तो जितना आसानी से क्विक क्विक टिप्स को पकड़ के याद कर लोगे इतना समझ जाओगे। अब मान लो दोनों के ही पति पत्नी के सूरज बिगड़े पड़े, इसका मतलब मैरिज को कोई नहीं बचा सकता। आज किसी ने बचा दिया तो 3 महीने बाद फिर ये आके खड़े हो जाएंगे झगड़ा करते हुए, 6 महीने बाद फिर खड़े हो जाएंगे तो झगड़ा करके, ये तो साहब टूटेगा, ये नहीं बचने वाला। अब इसमें से पत्नी का ठीक है, पति का ठीक नहीं, या वाइस वर्सा, किसी का एक का ठीक है, एक दूसरे का गड़बड़ है। आप देखना जिसका जो ठीक है ना वो बेचारा कंप्रोमाइज करने के मोड में रहेगा, जिसका ठीक नहीं है कंप्रोमाइज करने के मोड में नहीं रहेगा। अब आप एज ए एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकते, जिसका ठीक नहीं है उसका सूरज की रेमेडी बताइए उसको, सूरज का उपचार बताइए उसको। अगर वो आप कामयाब हो गए और वो रेमेडी करने में कामयाब हो गया तो मैरिज बच जाएगी या टल जाएगी कुछ दिनों के लिए, कहेंगे चलो 1 साल और देते हैं आपको, फिर अगले साल दिमाग लगाएंगे। इट में भी ऐसा घटित होगा। दोनों का अच्छा है, जितना मर्जी लड़ लिए, थप्पड़ मुक्का चल गया, उसने कह दिया मैं तलाक दे रहा हूं, उसने कह दिया मैं तलाक दे रहा हूं, बिल्कुल चिंता नहीं करना, वो कहे हम तो तलाक लेके ही मानेंगे, बोले ले लो जा करके। तो ये एकदम नया है सूरज वाला, कहीं नहीं पढ़े ये वाला, नहीं नहीं, ये मैंने सूर्य तो को देखना। हाँ अभिलाषा जी आपने नहीं पढ़ा तो क्या, मैं तो पता नहीं कितने नहीं, साल, हम बोल रहे सब बहुत ही नया है, मतलब कई सुने भी मैं तो नहीं वही। मैं तो कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, प्रताप जी पुराने हैं, प्रताप जी से पूछ लेना, ये मेरा कोई पहला सूत्र नहीं है, बहुत बार पढ़ा चुका। मेरा लव मैरिज रिलेशनशिप का आज से 3-4 साल पहले पढ़ाया था मैंने, तो उसमें भी ये सिखाया था। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, हर कोर्स में बताने का तरीका बदल जाता है, वो एक बात अलग है, वो मैं नहीं कहूंगा। पहले उसको किसी अंदाज में बताया होगा, अब किसी और अंदाज में बता दिया, पर ये सूत्र है, आप इसमें कभी भी देखना, और उनको आप उनके भरोसे पे छोड़ दो, जाओ कोई भी रेमेडी दे दो, वो 1 महीने बाद वापस मिल जाएंगे। कोई उनका झगड़ा सुलझाएगा तो भी मिल जाएंगे, नहीं सुलझाएगा तो भी मिल जाएंगे, वो अपने आप सुलहनामा कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं।
सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12th हाउस बाहर का दिखाता है, बाहर जाने वाला। अगर कोई कपल बाहर जा रहे हैं इंडिया से और शुक्र उच्च का वर्गोत्तम है, तो क्या ये बेनिफिशियल नहीं हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज नहीं, वो 12th हाउस को यूज इसको कर नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, शुक्र का उपयोग केवल पति पत्नी के अंतरंग इमोशनल रिलेशनशिप को ही देखिए। वीनस सोज द इमोशंस, इमोशनल इक्वेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या है वो वीनस दिखाएगा यहाँ पर। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हम राशि चार्ट में चंद्रमा को देखते हैं ना, मन, इमोशंस, पति पत्नी के इमोशनल इक्वेशंस कैसी हैं, ये D9 चार्ट में शुक्र बताता है। थैंक यू सो मच सर। अक्सर देखो, आपने कई बार कहा होगा, देखा होगा, अक्सर कपल कंप्लेंट करते हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए मैरिज को, सब कुछ ठीक है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है, बस इमोशनल रिलेशन, अटैचमेंट नहीं है। इमोशनल रिलेशन अच्छे नहीं। दैट्स मीन ये वीनस का प्रॉब्लम है। वीनस सही जगह अफेक्शन में। नहीं, या तो वीनस को शनि देख रहा है हमेशा, या तो वीनस को कोई सेपरेटिव प्लैनेट जरूर वॉच कर रहा है, देख रहा है। यहाँ पर नवमांश में जब भी हम दृष्टि को देखेंगे, ग्रह दृष्टि को जब हम देखते हैं, तो मानना डिजायर ऑफ प्लेनेट, ग्रह की इच्छा क्या है। जैसे शुक्र को शनि देखता है, यानी कि शनि शुक्र को जब देख रहा है तो शनि की क्या इच्छा है, भाई थोड़ा सा दूरी बना के रहो, ज्यादा क्लोज मत आओ, कोल्ड थोड़ा सा कोल्ड। आपस में, हाँ, थोड़ा होल्ड रखो, अपने को बिल्कुल वो रोमांटिक बॉय नहीं बनना है। तो वीनस उसको लाइक नहीं करता है। अगर गुरु का दृष्टि है, गुरु कहेगा हर व्यवहार आपका धर्म सम्मत होना चाहिए, बिना कोई भी ऐसा काम ना करे जो धर्म के बिना हो। यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक दाम्पत्य जीवन में जो जो घटित होती हैं चीजें, वो सभी की सभी धर्म के अनुसार होनी चाहिए। जो धर्म मीन्स जो आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, जो वेद शास्त्र में कहा है, उन चीजों का पालना करो। ये कौन चाह रहा है? गुरु चाह रहा है। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आ जाती है, क्या? अगर चंद्रमा देख ले तो चीटिंग करेगा फिर। चीटिंग। चंद्रमा कहेगा किस चक्कर में पड़ा है बाबा तू, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। उसको उसको तो सौंप दिया तो वो तो किसी की भी वाइफ को लेके चल देगा ना। एंड समझ रहे हो ना, तो भरोसा ही नहीं कर सकते। इसीलिए उसे चंचल कहा है, चंचल प्रकृति का कहा है। नवमांश में वो कर क्या रहा है? नवमांश में यही बता रहा है कि आप अंदर से, मन से जब सोचते हो तो अंदर से क्या सोचते हो, जिस हाउस में बैठेगा वो बता रहा है आपकी डिजायर, इंटरनल डिजायर क्या है, आप लाइफ में कैसे चाहते हैं। मान लो किसी का चंद्रमा चौथे में बैठ गया, तो क्या डिजायर बनी? भाई साहब अपने को काम ही नहीं करना, अपने को तो कंफर्ट जोन में एसी लगा दो, सोफा बिठा दो, बस आदेश देते रहे, काम होता रहे यार, भगदड़ नहीं। उसे कोई कहे पैसा कमा, उसको बड़ा गुस्सा आता है, यार पैसे कमाने का क्या मतलब है। पर वो पैसा फिर भी कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसको लग्जरी चाहिए। अंडरस्टैंड? पैसा इसलिए नहीं कमा उसको, उसको चाहिए, अरे भाई उसको एसी का किराया चाहिए, उसको जो सोफा जमीन खरीदना। 2.5-3 लाख रुपए का सोफा चाहिए, उसको बढ़िया है वो चाहिए। वो कह रहा है अगर ये मिल गया तो और क्या चाहिए, बस हो गया काम। पर उसके अंदर फायर नहीं है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कोई फायर नहीं है। और वही मून आप 10th हाउस में बिठा दो, हमेशा मन करेगा मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, कर्म में मैं इतना पैसा कमाऊं, मैं उतना पैसा कमाऊं, सारा दिन पैसा 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 पैसा। ये है चंद्रमा नवमांश में। यानी उसका मन इंटरनली क्या सोचता है। एक मन वो होता है जो अपने दोस्त से बताता है, वो ये मन वो मन नहीं है, उससे भी वे गहरा मन है, वो बात जो दोस्त को भी नहीं बताता। ये वो मन की बात हो रही है नवमांश कुंडली में। इसलिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। शुक्र से देखो चंद्रमा कहां बैठा है, चंद्रमा से देखो शुक्र कहां बैठा है।
आपको मैरिज लाइफ कैसी चाहिए? मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है यार एक घर में 3 बीवियां तो होनी चाहिए। पर ये बात वो ना दोस्त से बता रहा है, ना वो किसी और को कह रहा है, वो किसी से नहीं कह रहा है। क्योंकि कहेगा हर कोई डांट मारेगा, कहेगा यार तो यू आर हिंदू, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, ये तो बेइज्जती हो जाएगी। पर मन है ना, मन तो मानता नहीं, फिर बस गाना ही गाता है कि मन तो बच्चा है जी। ये मून, मून का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मून पिट गया राहु के साथ, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है नवमांश में। नवमांश में राहु राहु के साथ आ गया मून, या केतु के साथ आ गया मून, या सैटर्न के साथ हो गया मून, अब बताओ उसके मन का क्या हाल। D1 में बेशक राहु के साथ चंद्रमा आ जाए, केतु के साथ चंद्रमा आ जाए, शनि के साथ चंद्रमा आ जाए, उसका सॉल्यूशन है। नवमांश के साथ आ जाए, मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए कनेक्शन प्रॉपरली बनाओ, स्टेप्स बनाओ आप मैरिज की, आपको चीजें पता लग जाएंगी, बहुत करेक्टली पता चल जाएगी। और इसी तरह से आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सामने वाले को दे सकते हैं। आपको प्रॉब्लम पता, इंटेंशन में गड़बड़ है बंदे की, इसका मतलब चलाना ही नहीं चाहता मैरिज को, बिगाड़ना चाहता है, या उसका जीवन साथी ही गड़बड़ मिला हुआ, बेचारे का कोई कसूर ही नहीं, जीवन साथी ही खराब मिला पड़ा है। देखो नमांश का 7th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठा है, या 7th हाउस का लॉर्ड कहीं इधर उधर बैठा है, गड़बड़ बैठा है, तो पता चलेगा जीवन साथी कैसा मिला है, सब चीज पता लग जाती है। हाँ अंकुश। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। बड़े प्यारे प्यारे सूत्र हैं आपके, हाँ लॉजिक सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। समझ आ जाता है। गुरुजी जैसे आपने बोला कि जो D1 के प्लैनेट्स हैं उनको D9 में प्लेस करके हम पता लगा सकते हैं कि उसका फील गुड फैक्टर कैसा है। तो वो मैरिज अगर वो वेल प्लेस्ड है D9 में, बट वो कितने अच्छी तरह से उनके आगे तत्व और उनके घरों के लॉर्ड्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे, तभी जाके फाइनल हमें आएगा एक बेसिकली। एक 1 बाय 1 स्टेप करो अंकुश, फिर अच्छा। दिक्कत नहीं आएगी। देखो समझो, मैंने अच्छा। आज यही बताया। लोगों में क्या कंफ्यूजन होता है, वो है ना, सीधा लॉर्ड को उठाएंगे और सीधा प्लेनेट प्लेनेट पे आ जाएंगे, प्लेनेट को समझेंगे और फिर छोड़ देंगे। भाव क्या बता रहा है, भाव की ताकत कितनी है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, इसका मतलब भाव बहुत स्ट्रांग है। कौन सा भाव? 7th हाउस बहुत स्ट्रांग है। ग्रह नहीं, ग्रह को अलग तरीके से देखना है, भाव की ताकत अलग तरीके से देखी जाएगी। अगर ग्रह की ताकत देखनी है तो आप ये मत देखो ना, लॉर्डशिप मत देखो, सीधा ही देख लो ना, ये ग्रह केंद्र में के त्रिकोण में, सीधा उठाओ, सीधा देख लो। अच्छा। पर भाव हमें जरूर देखना चाहिए। कभी कभी भाव अगर अच्छा नहीं होता तो हमें चीज मिलती ही नहीं, वो अलाउ करेगा तो चीज मिलेगी। जैसे सपोज करो अंकुश के पास 10 गाड़ियां हैं, और 5 लाख वाली भी है, 10 वाली भी है, 15 वाली भी, 20 वाली भी, 50 लाख तक, ऐसे 5 लाख से 50 लाख तक की गाड़ी है। मैं अंकुश के पास जाता हूं और सबसे पहले ये कहता हूं कि अंकुश यार मुझे गाड़ी दे दो। अब अंकुश मुझे कौन सी गाड़ी देगा? 5 से 50 तक की है। पहली बात तो देगा कि नहीं देगा, समझ रहे हो बात को? तो पहले ये डिसाइड होगा ये गाड़ी देगा, पहला स्टेप ये। अंकुश ने लिखा यार ये गुरुजी मांग रहे हैं गाड़ी, देनी तो पड़ेगी, एक तो देनी ही पड़ेगी, दे देते हैं चलो। तो ये पहला स्टेप क्लियर हुआ कि आपने गाड़ी देने का डिसीजन दिया। गाड़ी कहां से आएगी? भाव से, कि भाव का स्वामी नमांश में कहा बैठा, उसने कहा भाई गाड़ी दे दो। अब जब आएगा कौन सी दे दो, तो यहां पर कारक ग्रह रोल में आ जाए। कारक क्या है? गाड़ी का कारक ग्रह नवमांश कुंडली में कैसी ताकत के साथ बैठा हुआ है,
अगर मेरा कारक ग्रह बहुत अच्छा है तो अंकुश को अपनी 50 लाख वाली गाड़ी देखनी पड़ेगी। अंकुश के दिमाग में आएगा, तुरंत आएगा, यार ये तो गुरुजी है, गुरुजी को तो मेरे को टॉप की देनी चाहिए। मैं 5 लाख वाली कैसे दे सकता हूँ इनको, मुझे तो 50 लाख वाली देनी चाहिए। मेरे पास जो सर्वश्रेष्ठ है वो मुझे देना। पर ये बात डिसाइड किसने की? ये कारक ने की। पॉइंट समझ रहे हो? कारक ने की। 7th हाउस के लॉर्ड ने ये कहा कि मुझे इसको विवाह देना है, इसकी मैरिज मुझे करवानी है। ये तो सिर्फ पहला स्टेप हुआ ना। कैसी करवानी है, जीवन साथी तो देना, पर कैसा देना है? शुक्र रोल में आ जाएगा, यानी कि कारक रोल में आ जाएगा। अब सप्तम भाव ने तो यस और नो कहना। अगर सप्तम भाव में गड़बड़ हो गई, वही मना करके बैठ गया, तो कारक क्या करेगा? तो उसको स्त्री सुख भी मिलेगा तो बिना शादी के मिलेगा, बिना विवाह के मिलेगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो इसलिए जरूरी है कारक की ताकत और ग्रह की ताकत में अंतर करना आना चाहिए। अगर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ज्योतिष आपको लग रहा है आ गया, पर अभी आया नहीं है। समझ रहे हो बात को? पंचम भाव ने आपको संतान दी। मान लो अंकुश के एक लड़का है, तो पंचम भाव ने उसको एक पुत्र दे दिया। पर पुत्र कैसा है, यानी वो उसकी बात भी मानता है कि नहीं मानता अंकुश की, तो यहां पर कारक का रोल आ जाएगा। तो हम देखेंगे गुरु कैसा है। अगर नवमांश में गुरु वेल प्लेस्ड है तो अंकुश का बेटा अंकुश की बात को मानेगा ही मानेगा, वो उससे बाहर जा ही नहीं सकता। ये है ग्रह और भाव। समझ रहे हो बात को? ठीक है। दोनों में डिफरेंस और कारक को लेके चलना है हम लोग। कारक आपको चीजों को अवेलेबल करवाता है, जैसे जीवन साथी को अवेलेबल करवा देगा। पुरुष के लिए उसका जीवन साथी अवेलेबल करवाने की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास है, यानी स्त्री, यानी कि लक्ष्मी। पुरुष के लिए जो लक्ष्मी को अवेलेबल करवाएगा वो शुक्र ग्रह करवाएगा। अब शुक्र ही बैठा है नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में, तो अवेलेबल तो करवा रहा है वो, पर वो कैसे, किस लेवल, किस कैटेगरी, किस क्वालिटी की, क्वालिटी क्या होगी उसके जीवन साथी की, उसमें वो कमियां ले आएगा, भारी कमियां के साथ आए। फिर वो कहेगा यार देखो शादी तो हो गई, पत्नी तो प्राप्त होगी, पर इसमें कमियां बहुत। और अगर वही शुक्र ग्रह अच्छी जगह बैठ गया तो कहेगा यार वाइफ में खूबियां बहुत है। ऐसे देखा जाता है। इसलिए नवमांश कुंडली आपकी ज्योतिष की यात्रा को बहुत ही सहज और सरल बना देती। और अगर आप नवमांश का उपयोग भली भांति नहीं कर पाते तो पहली बात तो D1 से कुछ चीज सही करेक्ट पकड़ में आती नहीं। वैदिक ज्योतिषियों के लिए बता रहा हूँ, लाल किताब वालों के लिए नहीं बता रहा, वो तो पकड़ते ही D1 से ये सब कुछ। पर मैं वैदिक ज्योतिष में, अगर हम D1 के भरोसे बैठे हैं तो धूल में लठ लग रहा है, गलती करेंगे ही करेंगे, होनी ही सुनिश्चित। नमान से ही पिक्चर क्लियर होगी। क्लियर? धन्यवाद गुरु गुरुजी। गुरुजी। हाँ मुकेश कुमार जी। सर, लग्न कुंडली का लॉर्ड और उसका मुकेश जी, आपकी कारक मुकेश की नवमांश में एक साथ बैठा हुआ है, और एक बुध है और एक गुरु, मुकेश जी तो आपकी संतान आवाज के इको लिए हो गई कैसा थी। रिजल्ट देगा? मुकेश जी आवाज इको कर गई थी आपकी, है ना? सर, हमें समझ में नहीं आया। हाँ बताइए। मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न है कि लग्न कुंडली का 5th हाउस का लॉर्ड और जी उसका कारक ग्रह नवमांश में 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक एक है। बुध है और एक गुरु है, कारक ग्रह गुरु है, ठीक लॉर्ड है। बुध है।
तो संतान के लिए कैसा रिजल्ट देगा ये? मतलब दोनों फोर्थ में बैठे हुए हैं? क्या दोनों नमांश कुंडली के फोर्थ में बैठे हुए हैं हाँ, दोनों मुकेश जी? फोर्थ में बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसमें यहाँ पर कुछ दिक्कतें आएंगी नंबर। हाँ जी सर, दोनों नमांश कुंडली के। लगता है बात समझ वो थोड़ा इको हो रहा है मुकेश जी, कोई बात नहीं, आप लिख करके प्रश्न पूछना। हाँ ममता तिवारी जी। गुरुजी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी जैसे D1 में शुक्र को 12वें स्थान में 12वें भाव में अच्छा मानते हैं, तो क्या D9 में भी अच्छा मानते हैं? D9 में भी अच्छा मानते हैं? मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं, D9 में भी अच्छा मानते हैं ममता जी, पर ये और आगे पूछो कि किस पॉइंट पे अच्छा मानते हैं। ये मैरिज के नहीं, संदर्भ। शुक्र का अच्छा होना हर इंसान की अपनी सोच है। एक जी आदमी भोग विलास की प्रवृत्ति का है, जी। भोग विलास की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके लिए शुक्र 12वें जाएगा तो उसके लिए शुक्र अच्छा है। अच्छा अगर उसके पास भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं है, 12वां जा रहा है शुक्र, तो मामला गड़बड़ है, बिल्कुल मजा नहीं, जी मैरिज को और खराब करेगा। आप समझो ममता जी, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो आप। हम जी कहते हैं कि ये भोग विलास की प्रवृत्तियों का व्यक्ति है। क्या जी। सदग्रस्त धर्म के अंदर भोग विलास पॉसिबल है? जी नहीं। नहीं, बस सिंपल समझ गया, आप बात को समझ गए। तो जी फिर शुक्र 12वें में क्या कर, कैसे अच्छा हो सकता है? भोग का क्रय भोग के भाव में जाकर के कैसे अच्छा हो गया? तो ये तो भोगी के लिए अच्छा हो गया, योगी के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो उसके लिए गुरुजी उपाय करना पड़ेगा क्या? जैसे जैसे मैं, नहीं वो तो बाद में बात है कि क्या करना पड़ेगा। हम कहते हैं मंगल नवमांश कुंडली के छठे में चला जाए तो बहुत अच्छा, पर ये जी किसके लिए अच्छा? जो लड़ाका है उसके लिए अच्छा। वो जी कहेगा मजा आ गया, मंगल छठे में चला गया, जी इसका मतलब तो युद्ध करने में मैं तो सक्षम हूं, तो मैं तो सबको पीट दूंगा, अब तो मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हो बात को? जी जी। हाँ, डाकू भी बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषियों से संपर्क साधते हैं कई बार, ये पुराने जमाने से बात थी। और माँ काली के बड़े अच्छे भगत होते हैं वो। वकील हाँ, भी। अपनी बात के पक्के होते हैं, तो वो भी तो जा करके माँ काली के भक्ति करते हैं। जी पर वो क्या देर सुनना चाहते हैं, कहते हैं कि क्या मैं अपने शत्रुओं को बीट कर दूंगा, क्या जी मैं उन शत्रुओं को हरा दूंगा। पर आम आदमी का अगर ये मंगल छठे में जाएगा तो बेचारे के तो आफत हो जाएगी। अब वो लड़ तो सकता नहीं, मुकदमे मुकदमे भोगेगा, जी वो परेशान हो जाएगा। तो ये हमें देखना होगा कि कौन सा ग्रह कहाँ पर जाने से किस तरह की पर्सनैलिटी के लिए कैसा है। जी। तो इसको 3 भागों में विभक्त कर लो, सात्विक सतोगुणी, तामसिक तमोगुणी, और राजसिक रजोगुणी। अब रजोगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके लिए शुक्र 12वें में चला गया तो बहुत अच्छी बात है, तो राजशाही आदमी हो तो उसको तो भोग विलास भी चाहिए उसको तो। पर सतोगुणी व्यक्ति को वो कहेगा ये बात तो ठीक नहीं है। तो हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से ग्रह अलग अलग है। ये तो हम सामान्यता एक सामाजिक मर्यादा के तहत कह देते हैं कि चलो अच्छा हो गया। क्या कहा कि अच्छा हो गया? पुराने समय में वो बात लिखी गई थी, किसको देख के लिखी गई? राजाओं को देख के, अमीरों को देख के, सेठों को देख करके ये बात लिखी गई कि 12वें भाव में शुक्र बढ़िया। और अमीर आदमी खुश हो जाता है कि साहब आपके जीवन में तो ऐशो आराम बहुत है, आप तो एंजॉय करेंगे। अब वो खुश हो जाता है, वाह वाह पंडित जी बहुत अच्छी बात बता दी आपने तो। और फिर वो ऐसा महसूस भी करता है कि उसके जीवन में है भोग, भोगी प्रवृत्ति को भोग जो है बहुत है। पर अब दूसरा पॉइंट समझे, जी 12वां भाव आपको समाप्त करता है, 12वां भाव आपको खत्म कर देता है, 12वां भाव आपको नेस्तनाबूद कर देता है। इसलिए मेरे नवमांशा वाले में देखना जा करके, जो मैंने पीपीटी भेजी है वहां लिखा है डेथ। आप ध्यान से देखना जिन्होंने नहीं देखी, वहां लिखा है डेथ।
भाई ज्यादा भोग आपको समाप्त कर देता है। भोग की प्रवृत्ति आपको जीवन में कभी सेटिस्फाई नहीं होने दे। तो 12वें भाव का क्या करेंगे? ठीक है। तो जी धन्यवाद। इसीलिए अभिलाषा जी ने जब पूछा कि शुक्र वर्गोत्तम है और 12वें में बैठा है, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैरिज के लिए पूछ रहे हो किसके लिए? जी उन्होंने कहा मैरिज के लिए। मैंने मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। वैसे आप अच्छा सर मान सकते सर 12th हाउस मोक्ष का भी तो होता है, और वहां शुक्र तो वहां गुरु भी वहां है। वहां पे मोक्ष का इस्तेमाल नहीं करते हम नवमांश में। अच्छा, मोक्ष के लिए हम कभी केतु को मोक्ष देखते के बारे हैं में जी। वो लंबा किसी दिन चलाऊंगा मैं। D20 चार्ट आएगा। आप जी आप तो लकी हो, अभी इसमें तो और भी चार्ट आ रहे हैं। कौन सा अपना नवमांशा पे ही है। जी D20 भी तो पढ़ाऊंगा। क्यों जी टेंशन ले रहे हो? गुरु ठीक है। जी। धन्यवाद। हाँ सागर साहब सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये अ, जो D1 और D9 में है ना, जैसे हमारा D1 में मान लीजिए सूर्य और शुक्र मान लो साथ में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, और D9 में वो 6th हाउस में चला गया तो कमजोर हो गया ना। किस हाउस में चला गया? छठे में? छठे में D9 में। हाँ कमजोर हो गए सागर साहब। वो तो वैसे ही बेशक वैसे भी सूर्य के साथ तो गड़बड़ है, लेकिन या वो जो गड़बड़ होना था वो कम हो जाएगा। ना काहे को ये गड़बड़ हो जाए, छठे में चला गया फिर। क्या, वही मैं देख रहा हूँ कि उसमें जाके तो बहुत से ग्रह हमको, ये कंफ्यूजन ये है ना, जैसे बृहस्पति 9वें भाव में बैठा अपने घर में से, ठीक है, लेकिन वो D9 चार्ट में 8 में चला गया तो हाँ बेकार तो हो गया वो गड़बड़ हो तो। गई। गड़बड़ हो गई। हाँ तो ये नवांश अब पड़ गया। अगर अगर सागर साहब नवम D1 में भी आप ढंग से देखोगे ना, तो आपको हम्म उस बृहस्पति में वैसी कमी दिखाई दी जाए, आराम से दिख जाए। वो होता सब कुछ वही है, बस हमें हम्म। देखने का तरीका कई बार नहीं पता होता और कुछ बात नहीं। पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी चीज देखा करो अपने नवमान से। अगर वो गड़बड़ जगह भी बैठा हो तो यूं कहो कि अच्छा ही बैठा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है ओके। हाँ। ओके। आभा गुप्ता जी हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अगर हाँ, अगर 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आकर बैठ जाए, वो शनि हो तो। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? 7th का लॉर्ड 3rd में बैठेगा तो अपने से नवम में चला गया। हाँ, और शादी के बाद भाग्य खुलेगा। शुक्र अगर 7th हाउस में हो D9 में, वो उसका हाँ तो कारक। 7th में बुरा नहीं। और गुरु और बुध अगर 12th हाउस में साथ में आ जाए तो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आबाजी, मुझसे तो सूत्र बेस बात करो, जो क्लास में पढ़ाया है। ऐसे तो मुझे क्या पता आपकी क्या कुंडली में क्या चीज छिपी हुई। मुझसे गलती हो जाएगी, आप मुझसे मुंह से निकलवा लोगे और फिर कहोगे देखो गुरुजी ने भी गलत बोल दिया, मेरा तो वो चीज सेट ही नहीं होती। ऐसे नहीं, सूत्र से बात करो, है अच्छा, ना। अगर लग्न लॉर्ड अगर चंद्रमा है और वो D9 में 2nd हाउस में सूर्य और मंगल के साथ बैठ गए हैं तो। हाँ तो मैंने अभी वो एक क्वेश्चन का जवाब दिया था ना। सेकंड ना तो अच्छा होता है ना ही बुरा होता है, ना तो उसको पावर मिली है ना उसकी कम। ठीक ठीक है, ऑन एवरेज है। थैंक यू। हाँ। हाँ योगेंद्र जी सर सर ये संतान के लिए अगर गुरु और राहु वो 12th हाउस में चला जाए तो क्या होता है? नमांज के। जी सर। हाँ ना ना वो योगेंद्र जी ये बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं ये है। बढ़िया नहीं, फिर भी D7 चार्ट अगला चार्ट में कराऊंगा, सप्तमांश कुंडली। जी। नमांश के बाद सप्तमांश कुंडली में और भी क्लियरिटी आ जाएगी कि अच्छा कितने नहीं बच्चे होंगे, संतान के विषय में क्या है, संतान की पढ़ाई के विषय में क्या है, संतान का कष्ट क्या है, वो सब आ जाएगा। हाँ जी। वैसे थैंक नवमांश में भी अच्छा नहीं। यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ दीपा जी सर अरेंज मैरिज अगर होगा तो भी यही रूल्स अप्लाई होंगे सारे? रूल्स सारे वही होंगे। देखो अरेंज मैरिज और लव मैरिज ये विवाह करने का एक तरीका मात्र है बस। ओके। अरेंज मैरिज में हम अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, लव मैरिज में ट्रेडिशंस गायब। बृहस्पति और सूर्य ये अरेंज मैरिज चाहते हैं,
मतलब ये भरसक प्रयास करते हैं कि व्यक्ति अरेंज मैरिज ही करे। बाकी चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, राहु हो गया, बुध हो गया, इनको लव मैरिज से कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। हम्म। पर ये भरसक प्रयास करते हैं, जैसे कई बार लव मैरिज का योग बन रहा होता है, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु बैठ जाए, तो फिर वो उसमें बाधा क्रिएट कर देता है, और परेशानी। अगर, हाँ, और अगर सर किसी की सपोज कुंडली में ये लगता है कि इनमें से कोई चीज मिसिंग है, इसका मतलब उसका मैरिज होने में मुश्किल है, उसकी हाँ, मैरिज नहीं होगी। मैरिज होने में दिक्कतें बहुत आती। अच्छा, एक चीज है ना, पहले मैं तो खैर बहुत गलती कर जाता था पहले। गलती इन द सेंस, मैं ना आउट ऑफ पॉजिटिविटी सामने वाले को कह देता था, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं एक डेट देता हूँ तुमको, हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। पर ये कहता था कि ये बाधा है इसके अंदर। पर मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं कहता था बाधा है। तो सामने वाला कई बार कहता था, आपने कहा था शादी हो जाएगी तो नहीं हुई। अरे यार, उस समय तो तुम टेंशन में बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने बोल दिया हो जाएगी। कई लोग डिप्रेशन वाली स्टेज में आ जाते हैं। पर चलो, उसको समझ में आया कि यार ये तो कुछ और तरीके। अब क्या होता है कि अब तो मैं बोल देता हूँ, भाई ये जो तेरा सेवंथ का लॉर्ड है ये बहुत गड़बड़ है, या इसकी नवमांश में स्थिति बहुत गड़बड़ है। ये टिपिकल केस है, पेचीदा केस है, ये टाइम लेगा ही लेगा। इसमें 2-3 साल का समय लगेगा ही लगेगा। अब उससे क्या होता है कि सामने वाला अब निराश इतनी जल्दी हो जाता है कि अरे यार, पहले मैं गया था 2-3 महीने में शादी करवाने के लिए, ये तो इसने 3 साल पे टाल दी। अब वो नाराज होके बैठ जाता है। तो ज्योतिष में मैंने देखा कई चीजें तो वही बड़ी टिपिकल है। सही बताएं तो फंसे, ना बताएं तो फंसे, मतलब दोनों तरफ से फंसना पक्का है, निश्चित है। ये तो है, सामने वाले का मन क्या मान के बैठा है किस चीज को, कुछ कह नहीं सकते। हाँ रघुवीर जी, म्यूट। हाँ सर, ये जैसे कन्या लगन में है, ये एक्सचेंज जो हुआ थर्ड और नाइन्थ का, बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या अच्छा पहली होता है? बात तो रघुवीर जी, ये बड़ा अच्छा है थर्ड का और नाइन्थ का जो एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि ये एक्सचेंज ही नहीं हुआ है, अपितु ये ग्रह एक दूसरे को देखेंगे भी, एक जी। दूसरे के साथ इनका दृष्टि संबंध भी बन जाता है। जब भी कभी ऐसा हो जाए, ग्रह एक दूसरे को एक्सचेंज कर लें और एक दूसरे को देखें भी, तो ये एक प्रकार का योग बन जाता है, ये योग की तरह रिजल्ट देने लग जाता है। तो अच्छा है रघुवीर जी, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। सर, थैंक यू। हाँ, और कौन रह गया, वरुशाली जी। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मुझे ये पूछना था कि जैसे D1 में हर एक ग्रह को कुछ दो दो राशियां हैं, जैसे शनि है। शनि जैसे सिंह लग्न में षष्ठेश सप्तमेश दोनों स्थान का मालिक हो गया। वो हम्म। अगर D9 में जाके सेवेंथ में उच्च का हो जाएगा, तो वो बढ़िया उसको मानेंगे या षष्ठेश के हिसाब से उसको कमजोर मानेंगे? पहली बात तो जिस भी भाव का स्वामी है, अगर नवमांश में जाके वो उच्च का हो गया, तो ये समझो छठा भाव भी पावरफुल हो गया और सातवां भाव भी पावरफुल हो गया, दोनों को ही पावर प्राप्त हो गई। अच्छा। और हाँ, ग्रहों की शत्रु मित्रता जैसे D1 में देखते हैं उसी हिसाब से D9 में भी देखी जाएगी? D9 में भी देखी जाती। पर आपको उसके लिए अच्छा। बेसिक चीज जरूर प्रताप जी पढ़ाते रहते हैं, तत्कालिक मैत्री। एक होती अच्छा। है पंचधा मैत्री, एक है हाँ। ना, उसका हम्म। थोड़ा सा ज्ञान जरूर लेना। प्रताप अच्छा। जी के जो है ना वीडियो देखना है एस्ट्रो पाठशाला में, उन्होंने जी। काफी डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है। जी। हाँ, ओके। मुझे तो टाइम लग जाएगा अब ये बात बताने में। सभी का हो गया। ओके। गुरु जी, जी। अब अभी जो आपने बताया शुक्र और चंद्र, हम जो कुंडली देखते हैं तो कहीं के शुक्र चंद्र केतु साथ में होते हैं, तो मैचिंग के लिए लड़के लड़की के लिए, तो क्या हम, और कहीं किसी के फिफ्थ हाउस में होता है, किसी के सेवन्थ हाउस में होता है, तो उसका हम क्या निकाले जो अ, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, क्या आगे करना चाहिए मैचिंग के लिए, वो क्या? देखिए, मैचिंग के लिए
अब आपने कहा है चंद्र शुक्र और केतु 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। अभिलाषा जी ने बताया शुक्र और चंद्र होता है तो चीटिंग का चांसेस रहता है। वैसे भी कि पंचम भाव में केतु के आने से और वहां पे चंद्र और शुक्र होने से कई चैलेंज है, पर मैं तो कहूंगा आप इन चक्कर में ना पढ़ करके 7th हाउस पर फोकस कीजिए और कारक ग्रह को फोकस करिए। और जब मैच करेंगे ना तो नवमांशा को देखिए। नवमांसा में शुक्र केतु, शुक्र चंद्र केतु ऐसा देखने को मिलता है। हाँ तो नहीं, अगर मैंने अभी अभी बताया चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, चंद्रमा शनि ये बैठे हैं, तो व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाता कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। और मुझे पास्ट किसी अफेयर्स बताते हैं उसमें, है। पास्ट अफेयर्स बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई वो तो नई कुंडली अपने पास आई तो नहीं नहीं नहीं, उसमें जगदीश जी मैं आपको बीच में ही टोक रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। केवल केवल 2 ग्रहों की युति से ऐसा हो ऐसा नहीं। ऐसे मंगल और शुक्र की युति बड़ी बदनाम है D1 चार्ट में, पर वो कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कोई अफेयर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। धार्मिक लोगों की कुंडली में भी मिल जाता है, क्रिएटिव लोगों की कुंडली में भी ये योग मिल जाता है, ये कोई जरूरी नहीं। तो और सूर्य राहु से अभी उसका हमारे भी संस्थान में नया कोर्स आ रहा है श्री मनोज कुमार भंडारी जी का। वो हम नेक्स्ट कोर्स लेके आ रहे हैं मई में। वो मैच मेकिंग के ऊपर ही आ रहा है। अच्छा। तो अगर किसी को मैच मेकिंग में बड़ा दिलचस्पी हो तो उनका कोर्स जरूर अटेंड करें। हाँ उर्मी जी रह गई। हाँ उर्मी जी बताइए, सभी के हो गए जैसे प्रश्न। आपने सर ये कोई क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा था कि सन का देखना है क्योंकि अग्नि जो है वो मेरे को एक सेवियर का काम करती है। जस्ट अगर सन की सिचुएशन जैसे एक जैसे आपने ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की एक की सही नहीं है दूसरी की ठीक है, जिसकी ठीक नहीं है और उसका अगर प्लेसमेंट अच्छा है, मे बी उसका त्रिकोण या केंद्र में सन है तो फिर तो अच्छी हो जाएगी रेमेडी। अदरवाइज अगर उसका 6 8 12 में जाता है तो हाँ तो अच्छा नहीं हुआ ना उर्मी जी, वही तो समझा रहे हैं हम। हाँ, तो आपने कहा था कि उसकी रेमेडी कर सकते हैं, तो उसकी हाँ रेमेडी भी 8 रेमेडी, की तो होती भी नहीं है। हाँ रेमेडी होती है, सूर्य के उपाय करो। तो फिर हाँ, है ना, तो मतलब सूर्य के। 8 की तो बहुत ही मुश्किल से होगी ना, हाँ कहने का होती, मेरा मैं हाँ, होती बहुत मुश्किल से, ये तो मैं भी मानता हूँ, होती बड़ी मुश्किल से। मैं अभी भी आप तब लोग क्योंकि ज्योतिष सीखे, अभी जब आप खुद ज्योतिष सीखोगे ना, जब पता चलेगा बेचारे ज्योतिषियों का दुख क्या है। कुछ चीजें जो है ठीक होके ही नहीं देती हैं, और सामने वाला कहता है कोई उपाय नहीं काम करते, सब बकवास करते हैं ज्योतिषी। हम पता नहीं 50 100 200 कितनों को दिखा चुके। अरे भाई दिखा चुके, तुम पीछे से कार्मिक सिचुएशन ऐसी लेकर के आए हो और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हो, और ऊपर से इस जन्म में गालियां भी बकते फिर रहे हो आप, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं किया जा सकता। गुरु जी। ये तो आप अभी नवमांशा सीख रहे हो, जब आपको पता चल रहा है कि कोई ग्रह अष्टम में चला जाता है तो उसकी, बल्कि छठे वाला भी 12वें वाला भी, उसकी रेमेडी बहुत टफ हो जाती है, बहुत गुरु टफ जी। हो जाती है। 5 5 साल में भी सेटिंग आ जाए वो भी गनीमत है, मतलब ये ऐसी बीमारी है। नवमांश में गुरु जी सूर्य राहु अष्टम में आ जाते हैं, कोई तो अच्छा छोटे नहीं है। लड़के का तो पिताजी से दूरी बनाता है क्या, पिताजी चले जाते हैं लाइफ में से, या कुछ भी पॉसिबल है, पर इट्स नॉट गुड, फादर के लिए अच्छा नहीं एट्थ इनहेरिटेंस हाउस। भी मिल सकता है बहुत ज्यादा अच्छा। है जी। मैंने कहा इंश्योरेंस और इनहेरिटेंस के लिए भी अच्छा हो सकता ना है, ना एनीथिंग कैन हैपन। नहीं ऐसे सूर्य होते राहु है। हैं वो नवमांशा में बोल रहे हैं, पूरी बात सुनो, ऐसे जल्दबाजी में मत बोलो। नहीं इंश्योरेंस अष्टम नवमांशा में थोड़ी ना इंश्योरेंस पड़ा हुआ है। नहीं उसके उपाय में सूर्य का उपाय करना वो चाहिए। D1 में होता है इंश्योरेंस इनहेरिटेंस। नवमांशा क्या है? नवमांशा नवम कुंडली का एक्सटेंशन है, आप समझो। नवम भाव का एक्सटेंशन ही नवमांश है, यानी 12 भाव में से केवल 9th हाउस को हम बड़ा करके देख रहे हैं, वही नवमांश है। ये नहीं कि नवमांश से हम कबूतर भी निकाल देंगे और चिड़िया भी निकाल देंगे, वो सब नहीं निकलेंगे, ये ध्यान रखना। वेरी हाँ ट्रबलसम। वो D1 के अंदर आएगा, इंश्योरेंस इनहेरिटेंस, वो गलती मत कर जाना कि ये सब कुछ हो जाएगा।
तो 8th हाउस रिलेशनशिप का है D9 में। नहीं, D9 में चाहे 8th में बैठा है और वो भी राहु और सन बैठा है, इट्स नॉट गुड फॉर द फादर रिलेशनशिप, और वो फादर के लिए ज्यादा दिक्कत भी दे सकता है। ओके, ठीक थैंक है, यू वेरी। चलिए। देखिए, मैं कभी भी निर्णय की बात नहीं कहता क्लास में, क्योंकि मेरे पास अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, और राइट अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही मुझे वो बात बोलनी होती है। अगर मैं कह दूं नहीं नहीं ये तो फादर साहब चले जाएंगे, ऐसा ऐसा बोलना बहुत ही गलत हो जाएगा, क्यों तो हमने बहुत एक्सट्रीम बात कर दी। क्योंकि मुझे क्या पता भाई, D1 चार्ट के अंदर 9th हाउस का लॉर्ड नवमांश में कैसा बैठा है, वो तो मुझे पता ही नहीं। D1 का 10th हाउस का लॉर्ड नवमांश कुंडली में कैसा बैठा है मुझे पता ही नहीं है, और मैंने एकदम जोश में आके बोल दिया, ऐसा नहीं बोला। वो सिर्फ कारक बिगड़ा है। सूरज एज ए कारक, सूरज है पिता का कारक, वो बिगड़ा है राहु के साथ। इसका मतलब ओनली फादर सन रिलेशनशिप, पिता के सुख में कमी, पिता से दूरी, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट डेथ केस होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मेरे पास सुफिशिएंट डाटा नहीं है, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है ना, ऐसे होता है। धन्यवाद आप सभी लोगों का, फिर मिलते हैं आपसे अगले थैंक किसी यू चार्ट के ऊपर। धन्यवाद, प्रणाम थैंक सर यू जी। थैंक यू। प्रणाम।